हेलो प्यारे बच्चों, आज का क्लास गॉस के प्रमेय पर आधारित 10 सवालों को मैंने हल किया है। जो पिछली जो 10 क्वेश्चन मैंने सेट 1 में सोल्यूशन किया था गॉस के प्रमेय से, उसी का सेशन बढ़ाते हुए मैंने आज भी 10 क्वेश्चन का सेशन लाया हूं जो गॉस के प्रमेय से ही है, लेकिन सेट नंबर 2 है। इसमें भी 10 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा जो आप लोगों के लिए बेहतर और अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आता होगा। तो चलिए मैं आज का क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, किसी चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो कोई भी चालक जो होता है तो उसके अंदर विद्युत फ्लक्स आखिरकार होता है तो कितना। तो कोई हम मान लेते हैं चालक है, ठीक है, तो विद्युत अंदर में फ्लक्स कितना होगा। तो अंदर में फ्लक्स 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अंदर में क्यों 0 होता है, क्योंकि फ्लक्स होता है Q बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। जब इस पर आवेश देंगे इस चालक पर, तो इस पर आवेश अंदर नहीं बैठता है, सतह पर होता है आवेश। जब सतह पर आवेश होता है तो फ्लक्स तो ऐसे गुजर जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अंदर जब आवेश ही शून्य है, ठीक है, तो क्या होगा फ्लक्स, तो आवेश का मान जब 0 रखेंगे तो बटा एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंदर में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का रहा है 2 कि यदि गॉसीय सतह की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। कह रहा है गॉसीय सतह की त्रिज्या अगर हम दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। तो विद्युतीय फ्लक्स सूत्र होता है फाई बराबर सूत्र फाई बराबर होता है प्यारे बच्चों Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए क्या इसमें विद्युतीय फ्लक्स जो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है वह R पर निर्भर कर रहा है, नहीं, आवेश पर डिपेंड करता है। तो कोई अपरिवर्तित रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है प्यारे बच्चों। ओके, तो अर्थात अपरिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव को बंद सतह में रखने पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ओके प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं यह कोई सतह है बंद तल और इसके अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं जिस पर बराबर परिमाण के 2 आवेश होता है। अगर इस पर Q है तो इस पर भी Q ही होगा, लेकिन अगर इस पर माइनस है तो इस पर प्लस होगा, ठीक है। इस पर माइनस है तो इस पर प्लस होगा। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा ये बताइए। तो इसके अंदर नेट जो चार्ज होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस Q और प्लस Q को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज कितना 0। तो फ्लक्स फाई बराबर सूत्र होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज 0 है और बटा एप्सिलॉन नॉट, तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा 0 होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी होगा। मैं फिर दोहरा दूँ अपनी बातों को, अगर आपको ऑप्शन पता होगा तो उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स की गणना के लिए उपयुक्त सतह है। कैसा सतह होता है जिसे अनंत लंबाई के, ठीक है, रेखीय सतह के लिए, ठीक ना, रेखीय सतह, ऐसे रेखीय जो सतह होता है उसके लिए, ठीक ना, हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो रेखीय सतह जब होगा तो चारों तरफ से गुजरेगा, तो आखिरकार ये बेलनाकार होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बेलनाकार होगा तो क्या होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर आपका गोल उतना अच्छा नहीं होगा, बेलन, हाँ बेलनाकार होगा तो बहुत परफेक्ट होगा, ज़बरदस्त होगा प्यारे बच्चों, अर्थात इसका ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आगे 15 की तरह। विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखें कैसे निकालते हैं बीमा।
तो फाई बराबर सूत्र होता है ई इंटू डी ए। अब ई का क्या होगा, तो ई तो तीव्रता है, इसका सूत्र होता है बल बटा, ठीक है, आवेश। प्रत्येकांक आवेश को लाने में जो बल लगता है उसी को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तब यहाँ से बल का से मात्रा क्या होता है, बीमा की बात है, तो बीमा क्या होता है, तो mL_t-2 होता है, आवेश का बीमा AT होता है। तो इसको हल करिए तो mL_t-2 ऊपर जाएगा तो a-1 और t-1। ओके प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं तो mL, ठीक है, और t-2 और a-1 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके जगह पर रख देते हैं तीव्रता के जगह पर, तो तीव्रता के जगह पर रखेंगे तो mL_t-2 a-1, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर यह तो डी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में लंबाई गुने होता है चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई जब होता है तो इसका लंबाई का भी L और चौड़ाई का भी L, तो हो जाएगा L², ठीक है। तो अर्थात इसका टोटल बीमा आ जाएगा mL3t-2 और a-1। अब देखिए इसमें कौन ऑप्शन आपका मिलता है, तो ऑप्शन ए लग रहा है कि मिल रहा है, तो ए तो गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक है। आपका mL3t-2 a-1, अर्थात आपका ऑप्शन डी मैच हो रहा है, तो आपका जवाब डी सही होगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा mL3t-2 a-t-2 नहीं होगा, लगता है कि 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी जाएगा ऊपर तो -3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक ना, 3 हो जाएगा, गलती है जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यह नहीं होगा, न यह होगा, नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, वहाँ पर माइनस छूट गया था एक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है गॉस का नियम किस पर आधारित होता है, बताइए। गॉस का जो नियम है वह किस पर आधारित होता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित होता है, कि व्युत्क्रम के वर्ग के नियम पर आधारित होता है, कि संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें जो आपका सही जवाब होगा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का यह पालन करता है। गॉस का नियम किस पर आधारित है, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित है। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी आवेशित खोखले जब गोले है, ठीक है, अगर मान लेते हैं गोला है, ठीक है, यह आवेशित है, तो इसके भीतर, इसके अंदर विद्युत फ्लक्स आखिरकार होता है तो कितना होता है। ओके, तो याद रखिएगा जब इसको आवेश देंगे तो इसके सतह पर आवेश बैठेगा। कहाँ बैठेगा प्यारे बच्चों, सतह पर। तो जब सतह पर बैठेगा तो अंदर में तो आवेश 0 है, ठीक है, क्योंकि अंदर में आवेश रहना चाहिए तब जाके फ्लक्स से गुजरेगा, ठीक है। तो अंदर में 0 है तो फ्लक्स फाई बराबर सूत्र होता है Q/ε0, तो आवेश 0/ε0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, अर्थात इसका ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए 18 के क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 18 का जवाब आप लोग दीजिए, क्या होगा। कह रहा है कि यदि Q इन ऋणात्मक, ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की दिशा क्या होगी बताना है, ठीक है। अगर Q पर जो आवेश है वह ऋणात्मक है तो विद्युतीय फ्लक्स की दिशा क्या होगी, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की ओर होगा कि सतह के समानांतर होगा। तो मान लेते इस पर आवेश देते हैं, इस पर प्लस होगा, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो याद रखिएगा जब प्लस चार्ज होता है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है, अनंत तक जाता है, ऐसे निकलेगा अनंत तक जाएगा, 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 निकलेगा अनंत तक जाएगा। वहीं अगर इस पर माइनस चार्ज हो, ठीक है, माइनस चार्ज हो तो अनंत पर से जाएगा नहीं, अनंत से आएगा,
अनंत से आएगा, अनंत से आएगा, इस प्रकार आएगा प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए, अंदर की ओर होगा कि बाहर की तरफ? तो बाहर की तरफ होगा नहीं, अर्थात होगा अंदर की तरफ, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सतत आवेश वितरण के लिए गॉस नियम का उपयोग कब आसान होता है? सतत आवेश वितरण के लिए गॉस नियम का उपयोग कब आसान होता है, आपको बताना है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसका जवाब क्या होगा? जब सम्मित हो, ठीक है, सिस्टमेटिकल हो, ठीक है, सिस्टमेटिक हो, ठीक है, जब सम्मित न हो, ठीक ना, सिस्टमेटिक नहीं हो, ठीक है, कहने का मतलब हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा होना चाहिए, कभी नहीं, नेवर होना चाहिए। तो सतत होना चाहिए, तो सतत के लिए सम्मित होना चाहिए, समान पर होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। ओके, तब जाकर के गॉस का नियम का उपयोग आसान हो, लागू हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक आखिरकार क्या होता है? देखिए, ये आपको इंटरेस्टिंग है, इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। पृष्ठीय कहेगा, एक रैखिक कहेगा, एक कहेगा आयतन। तो रैखिक जब कहे आवेश घनत्व, घनत्व इसको हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा से। तो क्यू बटा होता है लंबाई, अर्थात प्रति एकांक लंबाई उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को ही आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। एसआई मात्रा की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रा कूलम हो जाएगा और लंबाई का हो जाएगा मीटर, अर्थात हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा अब बात करते हैं। दूसरा में क्या होता है, ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो यहाँ पर है, तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के कुल परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। बहुत VVI है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसका हो जाएगा आवेश का कूलम, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। एक होता आयतन घनत्व जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो प्रति एकांक आयतन उपस्थित कुल आवेश के कुल परिमाण को ही आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, तो देखिए आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो मीटर क्यू, तो कूलम प्रति मीटर क्यू। अब पूछ रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो आपका यही जवाब होगा। इसमें से कौन सा आंसर होगा आप चूज कर लीजिए, कूलम मीटर हो, कूलम प्रति मीटर होगा कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही होगा कूलम प्रति, क्योंकि C/m के पावर 2 है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात आपका बी सही जवाब होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों का यह सेशन अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली बार नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के 21 से लेकर 30 तक नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा जो यही चैप्टर का होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।